Assalamu alaikum students. In this lecture, I'll discuss about overall view of biological method. बायोलॉजिकल मेथड का एक ओवरऑल व्यू डिस्कस करूँगी इस टॉपिक में, इस लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं बायोलॉजिकल मेथड क्या है। बायोलॉजिकल मेथड ऐसा मेथड है जो किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है वो बायोलॉजिकल मेथड होते हैं। ठीक है, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है वो कौन सा है? बायोलॉजिकल मेथड है। ठीक है, अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कौन सी होती है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, कैसे पहचाना जाता है? तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए बायोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे जो लोग होते हैं उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं। ठीक है, वो उन्हें बताते हैं कि ये फलां प्रॉब्लम है तो इसका क्या सलूशन होगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स या तो फिर कोई इंस्टीट्यूट है या कोई पर्सन है वो बायोलॉजिस्ट को बताएगा फलां कोई प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे वो जो बायोलॉजिस्ट होगा उसके माइंड में खुद ब खुद ही आएगी वो प्रॉब्लम। ठीक है, मीन्स के या तो किसी ने बायोलॉजिस्ट को बताया है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे जो बायोलॉजिस्ट ने खुद ब खुद ऑब्जर्व किया है, खुद ब खुद अंडरस्टैंड किया है कि ये फलां प्रॉब्लम आ रही है तो इसका क्या सलूशन होगा। ठीक है, या तो उसके माइंड में खुद ब खुद आएगा बायोलॉजिस्ट के, या फिर वो किसी पर्सन या कोई इंस्टीट्यूट से खुद बताएगा। अब जब प्रॉब्लम की रिकॉग्निशन होगी, प्रॉब्लम को पहचान लिया गया है, अब नेक्स्ट फोर्थ स्टेप कौन सा होगा? ऑब्जर्वेशन का, कि उसको ऑब्जर्व कैसे करना है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में जो बायोलॉजिस्ट होते हैं अपने प्रीवियस जो उसने किए होते हैं एक्सपेरिमेंट, तो उनकी ऑब्जर्वेशंस को भी लेते हैं और जो नई ऑब्जर्वेशंस को भी देखते हुए ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में वो 5 सेंसेस यूज़ करते हैं। 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए फिर वो टू टाइप्स की जो हैं वो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ठीक है, 2 टाइप की ऑब्जर्वेशंस होती हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। लेकिन जो क्वांटिटेटिव है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि उसमें फिगर्स यूज़ होती हैं। ठीक है, और फिगर्स के बेस पे हम जो किसी भी ऑब्जर्वेशन को, किसी भी क्वांटिटीज़ को अच्छे से मेजर कर सकते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस। अब जो ऑब्जर्वेशंस हैं, बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपनी ऑब्जर्वेशंस को और दूसरों की ऑब्जर्वेशंस को लेने के बाद, उनका डाटा इकट्ठा करने के बाद भी एक स्टेटमेंट बनाते हैं। फिर वो स्टेटमेंट जो होगी वो हाइपोथेसिस होगी। ठीक है, हाइपोथेसिस जो है ये अगर बार बार टेस्ट किया जाए और रिजेक्ट ना हो तो फिर आगे वो उसका फर्दर मैं बताऊंगी वो क्या बनती है। अब जब वो हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन से मिलकर बनी है, ऑब्जर्वेशन डाटा इकट्ठा करने से बनी है, तो हाइपोथेसिस के बाद जो हाइपोथेसिस से डिडक्शंस निकाली जाती हैं, उनसे जो है लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस लिए जाते हैं, उनसे नतीजा निकाला जाता है। ठीक है, तो वो जो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस होंगे उनकी बेस पे आगे डिडक्शंस निकाली जाती हैं। डिडक्शंस निकालने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उस डिडक्शन को टेस्ट करना है। ठीक है, अब डिडक्शन निकाली हमने हाइपोथेसिस से डिडक्शन निकालने के बाद हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उस डिडक्शन का, उस रिजल्ट का। ठीक है, कि ये देखने के लिए कि हाइपोथेसिस ट्रू है या रॉन्ग है। ठीक है, वो दुरुस्त साबित हो रही है कि गलत साबित हो रही है। तो एक्सपेरिमेंट में हम 2 ग्रुप्स बेसिकली आते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा होता है, कंट्रोल ग्रुप कौन सा होता है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो कि हमने एक्सपेरिमेंट करनी होती है चीज़, और कंट्रोल ग्रुप है जिसके साथ हम उस ग्रुप को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 100 जो है मलेरियल पेशेंट्स हैं, ठीक है, तो हमारे क्या होंगे? वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होंगे। 100 मलेरियल पेशेंट का हमने ब्लड लेना है, उसको माइक्रोस्कोप के जरिए हमने उसका एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, तो उसको हम जिसके साथ कंपेयर करेंगे वो हमारा कंट्रोल ग्रुप होगा। कंट्रोल ग्रुप में क्या हम रखेंगे? 100 हेल्थी पर्सनस। ठीक है, 100 जो हेल्थी पर्सनस का ब्लड को 100 मलेरियल पेशेंट के ब्लड के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो फिर जो उनमें से जो मलेरियल पेशेंट का ब्लड होगा वो क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, और जो हेल्थी पर्सनस का ग्रुप जो ब्लड होगा वो हमारा क्या होगा? कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने क्या करना है? रिजल्ट को समराइज करना है। ठीक है, रिजल्ट को समराइज करना है। रिजल्ट को समराइज करने से पहले डाटा ऑर्गेनाइजेशन करनी है और डाटा एनालिसिस करनी है। ठीक है, अब डाटा ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है? डाटा को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, डाटा को ऑर्गेनाइज हम किस किस फॉर्म में कर सकते हैं? डाटा को ऑर्गेनाइज करने में हम नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं, हम डेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, हम वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी टाइप की हम इस तरह की जो है टर्म्स यूज़ कर सकते हैं ताकि हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकें, डाटा को तरतीब दे सकें। ठीक है, नेक्स्ट है डाटा एनालिसिस। तो ये 2 स्टेप्स होते हैं रिजल्ट की समराइजेशन से पहले। ठीक है, तो डाटा एनालिसिस
डाटा का तज्जिया करना। तो डाटा का तज्जिया करने में बेसिकली 2 मेथड्स आते हैं। वो कौन से मेथड्स हैं? रेशियो और प्रोपोर्शन। ठीक है, तो रेशियो में क्या है? रेशियो में हम 2 नंबर्स को, 2 क्वांटिटीज़ को का रिलेशन करवाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए हो गया, ए जो एक क्वांटिटी है और बी जो दूसरी क्वांटिटी है। ठीक है, तो इन 2 नंबर्स के दरमियान जो रिलेशन करवाने के लिए हम कोलन यूज़ करते हैं या हम डिवाइड का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोपोर्शन। अब रेशियो में तो हमने 2 नंबर्स को कंपेयर किया था, 2 नंबर्स का रिलेशन करवाया था, लेकिन डाटा एनालिसिस में हम 2 रेशियोज़ का रिलेशन करवाते हैं। मीन्स के ए रेशो बी की एक रेशो होगी। ठीक है, एक रेशो में आता है, और आगे सी रेशो अगर डी होगी तो दूसरी रेशो होगी। तो ये तो 2 रेशो के दरमियान जो रिलेशन करवाने के लिए हम इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, और उन 2 रेशो को कंपेयर करवाना, इनको रिलेशन करवाना, तो वो प्रोपोर्शन में आता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट की समराइजेशन उसके बाद होती है। रिजल्ट को समराइज करना, रिजल्ट का खुलासा करना, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। अब रिजल्ट हम किस चीज़ का समराइज करें? बेसिकली ये हाइपोथेसिस है, जिसको हाइपोथेसिस को हमने फर्दर डिडक्शन निकाली, उससे डिडक्शन के बाद हमने उसका एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के बाद हमने रिजल्ट की समराइजेशन की। ठीक है, समराइजेशन करने के बाद अगर हाइपोथेसिस जो है प्रूफ हो जाए, रॉन्ग ना प्रूव हो, तो आगे उसके फर्दर प्रोसीजर होते हैं। तो अगर वो रॉन्ग प्रूव हो जाए, ठीक है, अगर वो करेक्ट प्रूफ ना हो, उसे गलत साबित किया जाए, तो फिर उससे बैक जाना पड़ता है, उसे फर्दर भी अगेन फिर ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है, फिर अगेन सारे स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, और अगर जो हाइपोथेसिस है वो प्रूव हो जाए, करेक्ट प्रूव हो जाए, उससे वो साबित हो जाए, ठीक साबित हो जाए, तो फिर क्या होगा? फिर रिजल्ट की रिपोर्टिंग की जाएगी। ठीक है, रिजल्ट की रिपोर्टिंग में क्या करेंगे? रिजल्ट को पब्लिश करना। ठीक है, पब्लिश करने में, फिर पब्लिश करने के बाद फिर ये जो रिजल्ट होगा उससे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो मीटिंग्स होती हैं उनमें डिस्कस किया जाएगा इस रिजल्ट को, और फिर जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स होते हैं तो उनमें इस पे डिस्कशन की जाएगी। ठीक है, तो ये जो हाइपोथेसिस है, अगर हाइपोथेसिस में अगर फर्दर टेस्टिंग की जाए, ठीक है, हाइपोथेसिस को हमने मज़ीद टेस्ट करने हैं इस पर, और रिपीटिंग टेस्ट करने, बार बार टेस्ट करने के बाद भी अगर वो रॉन्ग प्रूफ ना हो और वो रिजेक्ट ना की जाए, फिर वो क्या बन जाएगी? थ्योरी बन जाएगी। ठीक है, ऐसी हाइपोथेसिस जिसे बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाए लेकिन वो रॉन्ग प्रूफ ना हो और रिजेक्ट ना की जाए, तो फिर वो थ्योरी बन जाती है। अब थ्योरी में भी फर्दर वही प्रोसीजर है कि अगर उसे भी टेस्ट किया जाए और वो रॉन्ग प्रूफ ना हो, मीन्स के जो थ्योरी होती है इसको बहुत से बायोलॉजिस्ट चैलेंज लेते हैं, ताकि चैलेंज के तौर पर लेते हैं, ताकि इससे कि हर वो मुमकिन कोशिश करें, ठीक है, हर वो पॉसिबल वे अडॉप्ट करें जिससे वो क्या है, इस थ्योरी को रॉन्ग प्रूव कर सकें। इसे एक चैलेंज के तौर पे लेते हैं। ठीक है, तो अगर उन्होंने इसको रॉन्ग प्रूव करना है तो फिर वो अपनी फुल ट्राई करेंगे ताकि इसको रॉन्ग प्रूव कर सकें, इसे रिजेक्ट कर सकें। लेकिन अगर थ्योरी फिर भी वो स्टेबल रहे, वो रिजेक्ट ना की जाए, वो और उसमें आगे फर्दर टेस्ट करने के बाद भी उसे रिजेक्ट ना किया जाए, वो रॉन्ग प्रूफ ना हो, तो फिर क्या होगा? वो लॉ और प्रिंसिपल बन जाएगा। और लॉ और प्रिंसिपल ऐसा प्रोसेस है नेचर का जिसे कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो लॉ और प्रिंसिपल क्या है? इररिफ्यूटेबल थ्योरी होती है स्टूडेंट। तो ये था आज का आपका लेक्चर। ओके, थैंक्स।